Today, Yashwant Sinha ji, PCC President Govind Dotasa ji, Sudhindra Kulkarni ji, May Joshi ji, Mahendra Chaudhary ji, Pranav Jha साहब, यहाँ उपस्थित मेंबर पार्लियामेंट नीरज डांगी जी और मेरे प्रेस के साथियों, सबसे पहले मैं यशवंत सिन्हा जी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबको मालूम है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से एकजुट होकर के इनको आगामी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। मुझे खुशी है कि एक बहुत ही अनुभवी राजनेता को अवसर मिला है कैंडिडेट बनने का देश के राष्ट्रपति के रूप में। यशवंत सिन्हा जी को मैं तब से जानता हूं जब मैं 22 साल पहले पहली बार मुख्यमंत्री था। उस वक्त ये वित्त मंत्री थे केंद्र में। इनकी कार्य करने की शैली, इनका व्यवहार, ये वाजपेयी गवर्नमेंट में वित्त मंत्री थे, उसके बावजूद भी जो सहयोग, जो समर्थन हमें मिलता रहा राजस्थान को, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। हमने जो एक अभिनव प्रयोग किया था उस वक्त में, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज शिक्षा थी राजस्थान के अंदर, 38% सिर्फ, तब हम लोगों ने एक प्रयोग किया था। राजीव गांधी के नाम से 50 साल हुए थे उस वक्त राजस्थान में बने हुए, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला, और एक प्रयोग किया था गांव में ढाणी के अंदर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो टीचर बन जाए और उनको पढ़ाए बच्चों को। जो करीब 23,000 स्कूल हमने खोली थी उस वक्त में, गांव-गांव में ढाणियों के तक में खोल दी थी। उसी से जंप हुआ बाद में। उस वक्त पे जब मैं इनके पास गया तब भी मुझे याद है इन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, समर्थन दिया। कभी मुझे वित्तीय संकट होने के बावजूद भी उस वक्त हम लोग कई बार ओवरड्राफ्ट में जाते थे। उस वक्त में पंजाब, आसाम, कई राज्य सरकारें थी, उस संकट का सामना करनी पड़ती थी। उनको अपने सरकारी बिल्डिंग में मॉर्गेज करनी पड़ती थी, पंजाब जैसे राज्यों को। आसाम की स्थिति बहुत ही विकट थी। उस वक्त यशवंत सिन्हा जी के आशीर्वाद से, इनके सहयोग समर्थन से ये नौबत राजस्थान के लिए नहीं आई, और समय समय पर इन्हें हमें इस प्रकार से इमदाद दी, इस प्रकार से RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सलाह दी कि राजस्थान को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उस कारण से हमें उस वक्त में हम आराम से, उस वक्त में डिफिकल्ट टाइम में भी हम लोग आराम से निकाल पाए। 4 अकाल बढ़ गए थे, आपको याद है, सब आप साथी राजस्थान के बैठे हैं। 4 अकाल लगातार पड़ रहा है। उस स्थिति के अंदर ये व्यक्तित्व के धनी हैं जो मेरे पास बैठे हुए हैं, जिनका आज हम समर्थन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने आगे बढ़ करके, सरकार अन्य पार्टी की थी राजस्थान में, कांग्रेस की थी, वहाँ BJP की थी, तब भी इन्होंने पूरी इमदाद करी। तो हमेशा से ये हर एक सहयोगी रहे हैं। पूरे देश के लोग जानते हैं, हर पार्टी के लोग जानते हैं कि इनका व्यवहार किस प्रकार, व्यवहार कुशलता के सामने आया था। इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि इनका चुनाव में, वैसे तो 15 चुनाव आज तक हुए राष्ट्रपति के, 15 में से एक चुनाव सिर्फ निर्विरोध हुआ है, बाकी हमेशा चुनाव ही हुआ है। पर इस बार चुनाव में खड़ा होना, ये लड़ाई विचारधारा की है। ये लड़ाई विचारधारा की है, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है, और कोई व्यक्ति विशेष के चुनाव की बात नहीं है। जो हालात बना रखे हैं देश के अंदर, जिसमें अभी प्रकाश डालेंगे यशवंत सिन्हा जी खुद आपके सामने, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर, धज्जियां उड़ रही है संविधान की, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। ये बात
सामने है देशवासियों के, लोग डरे हुए बोलते नहीं हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के तो आतंक मचा रखा उन लोगों ने। सबको मालूम है कि किस प्रकार से खुला और बिना भय के वो जो शासन चला रहे हैं वो सबके सामने है। चिंताजनक हालात है, तनावपूर्ण हालात है देश के अंदर, हिंसा हो रही है, परवाह नहीं है। हम बार बार मांग करें प्रधानमंत्री जी से, आप अपील करो देशवासियों को कि देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा रहे और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंसा को। ये कहने में क्या हर्ज है? आज तक प्रधानमंत्री की मुंह से बातें नहीं निकली। तमाम विपक्षी पार्टियां मांग कर चुकी है प्रधानमंत्री जी से कि आप खुद आगे आके देश को संबोधित करो, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पता नहीं क्या स्थिति है। कई कानून है जो बिना पार्लियामेंट में डिस्कशन में पास हो रहे हैं। आप समझ जाइए कि कहाँ जा रहा लोकतंत्र है। अब अग्निपथ लेके आ गए बिना कोई सलाह के। महंगाई, बेरोजगारी की तो हदें पार हो गई है। करप्शन शर्म सीमा पार कर चुका है। मीडिया के ऊपर दबाव है आप लोगों पर, आपके ऊपर मतलब आपके मालिकों पर। तो आप क्या कर सकते हैं? आप तो बहुत दिन भर मेहनत करने वाले लोग हैं, पर आप क्या कर सकते हैं? आपकी तो सीमाएं लिखने की, वीडियोग्राफी करने की। मालिक लोग सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव में हैं, कुछ नहीं कर पा रहे वो लोग भी। इस हालातों में मुल्क चल रहा है। ऐसे वक्त में यशवंत सिन्हा जी का खड़ा होना, मैं समझता हूं कि विपक्षी भावनाओं का इन्होंने आदर किया, इन्होंने स्वीकार किया, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इनको खड़ा किया। उसके मायने यही है कि ऐसे वक्त में राष्ट्रीय बहस होती है चुनाव को लेकर के। देश में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या हालात है, उस पर डिस्कशन होता है। चुनाव की खूबसूरती थी लोकतंत्र में, वो अनावश्यक है। और अभी के हालात में तो और भी ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए सरकार गिरे जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से पूछना चाहूँगा कि 70 साल में ये आप नया फॉर्मूला कहाँ लेके आ गए? थोक भाव में खरीदने लगे आप एमएलए को, थोक भाव में। पहले सुनते थे कोई इक्का दुक्का चला जाता था, अब तो थोक भाव में ही 50 लोग सीधे महाराष्ट्र के अंदर। आप सोच सकते हैं कि नया फॉर्मूला आ गया है। गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आपके आशीर्वाद से बच गया। कमी नहीं रखी थी उस वक्त में भी, कमी नहीं रखी थी। खूब गुमराह किया हमारे लोगों को समझ में आ गई, बहुत बड़ी बात है। मैं उनका आभारी हूँ जिनको समझ में आ गई सबका, क्योंकि हमारी सरकार चली जाती है, मैं आपके सामने बैठा भी नहीं होता। तो आप सबकी दुआओं से मैं बैठा हुआ हूँ। और मुझे गर्व है कि हमारे साथियों ने, विपक्ष के जो साथी, चाहे वो सीपीएम के थे, चाहे बीटीपी के थे और चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, सब ने हमारा साथ दिया और हम लोग सरकार बचा ले गए। वरना उनका तो पूरा षड्यंत्र था। तो ये तमाम बातों के बीच में बात हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कहता हुआ। अब महाराष्ट्र में हुआ जो आप, ये तो लेटेस्ट है। तो ऐसे माहौल में आपका खड़ा होना एक उम्मीदवार के रूप में बहुत आवश्यक था। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए गवर्नमेंट की जो नीति है, लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा अपनी, उनकी जो नीति है, नीयत है, वो बहुत खराब है, चिंताजनक है वो देश के लिए भी। क्योंकि जो विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, कभी कांग्रेस मुक्त भारतीय बात करते हैं, अब रीजनल पार्टियों बैठे करने लग गए अभी हैदराबाद के अंदर। ये जो उनका तरीका है, सोच है, वो बहुत खतरनाक सोच है। वो फासिस्टी सोच हो सकती है, लोकतंत्र में यकीन करने वाली सोच तो हो ही नहीं सकती है। अगर वो सोच होती तो मोदी जी आगे आकर के विपक्षी पार्टियों को बुलाते, बात करते, कोशिश करते, क्या संभव है कि आगे राष्ट्रपति चुनाव में हम लोग कॉमन उम्मीदवार खड़ा करते हैं ट्राइब का, कह सकते थे वो। पर उनकी नीति में खोट है, नीयत में खोट है। जानबूझ करके उन्होंने कोई सलाह मजा करने का प्रयास नहीं किया, किया गया तो लीड किया गया, करने का प्रयास किया होगा। ये हालात है देश के अंदर। इसलिए जरूरी है कि हम लोग यशवंत सिन्हा जी को पूरी तरह समर्थन दें और हम सब मिलकर के
इनको कामयाब करें, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मुझे यही बात आपसे कहनी थी। मुझे खुशी है कि वो आज हमारे बीच में, मैं पुनः उनका स्वागत करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय यशवंत सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सम्मानित मंच और मीडिया के हमारे मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे अपने अभियान के दरमियान जयपुर राजस्थान आने का मौका मिला है। मैं कई राज्यों से घूमता हुआ आज आपके बीच में आया हूं और दरअसल नामांकन दाखिल करने के बाद, जिसमें अशोक गहलोत जी स्वयं उपस्थित थे, जिसके लिए मैं हृदय से उनका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके बाद से हम लगभग लगातार ही देश के विभिन्न राज्यों में जाकर अपने अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो आश्वासन आपने दिया है समर्थन का, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान से हम भारी बहुमत से आगे रहेंगे। मित्रों, वैसे तो राष्ट्रपति के चुनाव आते हैं और चुनावों की तरह निकल जाते हैं, और खास करके राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं होती है। गहलोत जी ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार चाहती तो सर्वानुमति बन सकती थी, और इस संवैधानिक पद की गरिमा को देखते हुए शायद ऐसा होता तो बेहतर होता, लेकिन सरकार ने इसके बारे में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। एक औपचारिकता निभाई। सरकार के एक मंत्री महोदय ने और बीजेपी के अध्यक्ष महोदय ने कुछ लोगों को फोन कर दिया, उनका उम्मीदवार कौन होगा उसका नाम नहीं बताया, और सहमति के प्रश्न को आगे बढ़ाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। तो अब लड़ाई है, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, ये बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। जैसा अभी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, असाधारण इसलिए कि देश का माहौल क्या है आज। देश में एक तरफ हम देखते हैं कि घृणा का माहौल है, जो जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है सरकारी पार्टी और भारत सरकार के द्वारा। ये मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं भारत सरकार और बीजेपी के ऊपर। घृणा से पैदा हुआ डर, और डर से पैदा हुआ हिंसा। इसलिए समाज में आज हम देख रहे हैं एक हिंसक वातावरण का निर्माण हो गया है। समाज आज जितना बट गया है, उतना शायद देश का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तब भी शायद उतना नहीं बटा था जितना आज बट गया है, और भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से। कुछ इस अंधकार में रोशनी नजर आती है, और राजस्थान में वो रोशनी काफी देदीप्यमान दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर
अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसलिए सारे प्रयासों के बावजूद यहाँ पर लोग सरकार से के काम से संतुष्ट हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, अनेक क्षेत्रों में सरकार ने पहल की है और बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक तमाशा बना हुआ है यहाँ पर। अभी हम बैठे हुए थे मंत्री जी के साथ, तो उन्होंने पूरा दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में यहाँ आकर 2018 में भाषण दिया और बाद में उन्हीं के मंत्री जो हैं वो मुकर गए इसी प्रदेश के। तो एक नहर जो है वो राजनीति का मुद्दा कैसे बनेगा? इतना बड़ा विकास का काम, उसमें क्या राजनीति होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी राजनीति हो रही है। अब एक जिसकी ओर इशारा किया मुख्यमंत्री जी ने, एक नया खेल हम देख रहे हैं इस देश में, और वो है चुनी हुई सरकारों को गिराओ। अगर किसी प्रदेश में उनकी पार्टी की चुनी हुई सरकार नहीं बनी तो येन केन प्रकारेण उस सरकार को टिकने नहीं देना है, उसको गिराना है। और वो उपमा देना, तुलना करना तो शायद गलत होगा, लेकिन जैसे रात में कुछ लोग निकलते हैं और लोगों के घरों को देखते हैं कि कौन सी कमजोर दीवार है जिसमें सेंध लगाई जा सकती है, उस तरह रेकी किया जाता है। कौन कमजोर कड़ी है, कितनी कीमत पर ये कमजोर कड़ी हमारे हाथ में आ सकती है, और उसके बाद एक एक करके प्रदेशों में सरकारों को गिराने का। अभी बताया सीएम साहब ने कहाँ कहाँ हम लोगों ने ये खेल देखा। अभी महाराष्ट्र में देखा इसको, और गोवा में तोड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को। ये सब राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले क्यों हो रहा है? कहने को तो सत्ता पक्ष बहुत विश्वास में है कि हम जीत गए राष्ट्रपति चुनाव, यशवंत सिन्हा बेकार खड़े हैं, हारे हुए उम्मीदवार हैं, तो फिर ये खेल राष्ट्रपति चुनाव के पहले क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इनको कहीं ना कहीं इनकी संख्या में इजाफा हो जाए। और ये मुझे लगता है कि हम सबका, मैं भी बहुत लंबे अरसे से प्रशासन और राजनीति में रहा हूं, ऐसा माहौल मैंने कभी देश में नहीं देखा है कि एकमात्र उद्देश्य है कि केवल हम राज करेंगे और हम किसी दूसरे को सत्ता में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां जो खेल हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने उसका मुकाबला किया और उनको परास्त किया, लेकिन सतत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी वो आक्रमण कर सकते हैं। अब आप देखिए, एक बात आपको बताता हूं, क्योंकि अक्सर राजनीति की बात ही होती है जहां मैं भी जा रहा हूं, और आर्थिक स्थिति की बात नहीं होती है। आज मैं विशेष रूप से डॉलर की तुलना में रुपया जो गिर रहा है उसका जिक्र आपसे करना चाहता हूं। 79.44 ना सुधीन जी, आज जब मार्केट बंद हुआ
तो रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में 79 रुपीज 44 पैसे थी। तो तेजी से रुपया जो है हाल के दिनों में गिरता हुआ 80 की तरफ बढ़ रहा है, 80 रुपया टू ए डॉलर। मैंने जब मैं भारतीय जनता पार्टी में भी था तो रुपए के मूल्य के ऊपर मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि कुछ जानकारी मुझे होती थी। लेकिन हमारे आज के प्रधानमंत्री जी ने गला फाड़ फाड़ कर जो उस समय कहा था, वो वीडियो अभी भी कहीं न कहीं चलता रहता है कि भूटान की करेंसी नहीं गिर रही है, नेपाल की करेंसी नहीं गिर रही है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही है, सबकी करेंसी नहीं गिरी, खाली रुपए का, इंडिया का रुपया क्यों गिर रहा है? पूछते थे वो सवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह से, इतने बड़े विद्वान अर्थशास्त्री के रिजीम में ये क्या हो रहा है, ये बताएं। उस समय रुपए की कीमत थी, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत वैल्यू था 58 रुपीज 44 पैसा। 58 रुपीज 44 पैसा था मई के उस दिन, जिस दिन 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। आज कितना हो गया? आज हो गया 79.44। 44 उस समय भी था, 44 अभी भी है। क्यों? सरकार का कोई मंत्री क्या ये बताने का कष्ट करेंगे देश की जनता को कि रुपया, आज देश का रुपया क्यों गिर रहा है? मित्रों, देश का रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि यहां जो इन्वेस्टमेंट था स्टॉक मार्केट में, वो आप जानते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको कहते हैं ना, FIIs, उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना हमारे स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है। और अब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदल रही हैं, तो इसलिए यहां से वो रुपया निकालकर डिसइन्वेस्ट करके उसको वापस अपने मुल्क में ले जाना चाहते हैं। तो वो स्टॉक मार्केट में बेचते हैं, फिर उनके हाथ में जो रुपया आता है उसको लेकर जाते हैं एक्सचेंज मार्केट में, रुपया डॉलर का जो मार्केट है, और उसमें जाकर वो उस रुपए से डॉलर खरीदते हैं। तो जाहिर है कि इस परिस्थिति में डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, और डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो रुपए का अवमूल्यन होगा। इसके अलावा एक दूसरा जो कारण है वो है कि हमारा जो टोटल एक्सटर्नल डेट है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। टोटल एक्सटर्नल डेट डॉलर्स में है 621 बिलियन, 681 बिलियन डॉलर्स है टोटल फॉरेन डेट, और उसमें से 267 बिलियन डॉलर्स हमको देना है अगले 9 महीने में। इसका ये जो टोटल है उसका 43% लौटाना है हमको अगले 9 महीने के भीतर। तो इतना 44% चला जाएगा, इजाफा हो नहीं रहा है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कुछ दिन पहले तक 641 बिलियन डॉलर था, 641 बिलियन डॉलर, और वो घटते 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 अब 600 से नीचे आ गया है, कुछ 588 बिलियन डॉलर के आसपास है। इतना फॉरेन करेंसी हमारा रिजर्व निकल गया, और तेजी से निकल भी रहा है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब संकट में आ जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए वो एक दूसरी बात है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, उसमें आपने देखा होगा कि पिछले महीने का जो फिगर आया कि बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट, इतना अनपैरेलल ट्रेड डेफिसिट हो गया, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा। तो इन सब से रुपए की कीमत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा है, और करेंसीज के मुकाबले नीचे जा रहा है। तो
ये जो स्थिति है ये केवल इस सरकार के पॉलिसीज के कारण हुआ है। आज जब अर्थनीति बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो रियल वर्ल्ड जो है, सचमुच की दुनिया, उसके लिए बनाते हैं, उसमें बनाते हैं। और ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप एंटिसिपेट करें कि दुनिया में क्या होने वाला है, उसका हम कैसे मुकाबला करेंगे। आप वहाँ सिर्फ कुर्सी पर आराम से बैठे रहिए और अचानक कोई आपत्ति आ जाए तो आप कहे करे ये तो क्या हो गया, हम क्या कर सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से एक और बात कहे कि मैं अपनी इस विषय पर अपनी बात समाप्त करूंगा, और वो ये है कि 6 साल पहले इस देश में नोटबंदी हुआ, आप सबको याद होगा, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 90 दिन का वक्त हमें दीजिए, फिर आप जिस चौक चौराहे पर खड़े कहेंगे मैं आ जाऊंगा, जो आप सजा देंगे मैं भुगत लूंगा, ऐसा कहा था उन्होंने। 90 दिन आए और गए। नोटबंदी का असर जो हुआ वो ये हुआ कि नोटबंदी के बाद आप देखेंगे कि आर्थिक विकास जो सालाना है उसके जो आंकड़े हैं, नोटबंदी के साल में 8% प्लस था सालाना विकास दर। वो नोटबंदी के चलते गिरते 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 कोविड के पहले जो वर्ष था उसमें 4% पर आ गया। ये अक्सर इन आंकड़ों को हम भूल जाते हैं। क्यों आ गया? नोटबंदी के चलते जो क्षति हुई अर्थव्यवस्था में। अब फिर उसमें जीएसटी वगैरह जैसे इन लोगों ने लगाए वो दूसरी बात है, लेकिन 4% पर आ गया। और फिर कोविड के साल में हम जानते हैं कि वो तो -8, 9, 10% चला गया था। सीधा इसका असर नोटबंदी का अर्थव्यवस्था की विकास दर पर पड़ा। और उससे भी जो आश्चर्य की बात है और ताज्जुब और अफसोस की बात है वो ये है कि नोटबंदी में सारा पैसा जो सर्कुलेशन में था वो वापस आ गया। आपको याद होगा उस जमाने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता था 99.98, 99.99, और उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया कहना कि कितना पैसा वापस आया। हो सकता है बहुत सारा जो काउंटरफीट करेंसी था वो भी वापस आ गया हो, लेकिन 100% करेंसी तो वापस आ गई थी। वो कहां आई? बैंकिंग सिस्टम में आई। यहां जयपुर के अपने मीडिया के मित्रों से मैं पूछना चाहता हूं कि कोई बड़ा केस आप जानते हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा गया हो नोटबंदी के चलते? मेरे ध्यान में तो नहीं है। तो क्या हुआ? सारा काला धन जो देश का था वो सफेद हो गया, क्योंकि वो आ गया बैंकिंग सिस्टम में। इतना बड़ा स्कैम इस देश में हुआ और प्रधानमंत्री जी उसका भी क्रेडिट लेते हैं कि भाई देखो हमने कितना बढ़िया काम किया, नोटबंदी कर दिया। अर्थव्यवस्था के विकास दर के ऊपर उसका जो असर पड़ा। लेकिन अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है, गिरते रुपए को संभाला जा सकता है। बहुत जगह आप पॉलिसीज को चेंज करके जो चैलेंज है उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन समाज में जो घृणा, हिंसा और डर का वातावरण है इसको ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा। और आज सबसे बड़ी चिंता जो है वो यही है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि असाधारण परिस्थिति में इस बार राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आप जानते हैं इसमें आम जनता तो वोट नहीं देती है, उसके चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं। लेकिन आम जनता का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर दबाव बनाए कि गलत का साथ मत दो, जो सही है उसका साथ दो। और आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो नियमावली है उसके अनुसार इसमें कोई व्हिप लागू नहीं होता है और बैलेट जो है वो सीक्रेट है। क्यों रखा गया है? क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों से संविधान के निर्माताओं ने ये उम्मीद की थी कि अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे।
तो मैं आज आपके माध्यम से दूसरी तरफ जो हमारे मित्र हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ये एक बड़ा मौका है। देश में मैं आपसे दो वादा करके जाना चाहता हूं। एक तो ये, अगर मैं राष्ट्रपति चुना गया तो शपथ लेने के दूसरे दिन से ये जो एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है सरकार के द्वारा, वो रुक जाएगा। किस अधिकार का प्रयोग करूंगा वो आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन रोकूंगा, इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। अभी मैंने देखा एक अशोक गहलोत जी छत्तीसगढ़ में कोई इनकम टैक्स रेट, उस दिन मैं गया था तो चीफ मिनिस्टर बघेल कह रहे थे कि लगातार इनकम टैक्स का रेट हो रहा है, ये हो रहा है, और जिस बिजनेसमैन के ऊपर रेड हो रहा था उसने कहा कि उसके ऊपर इनकम टैक्स का दबाव है कि सरकार को गिराओ। ये जो दुरुपयोग हो रहा है इसको पूरी तरह से रोका जाएगा और प्रधानमंत्री जी को बार बार कहने के बाद गहलोत जी के, प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर जो खामोश हैं, तो प्रधानमंत्री जी को मैं कहूंगा राष्ट्रपति भवन बुलाकर कि आप बोलिए इन मुद्दों पर, खामोश मत रहिए, अशोक गहलोत जी की बात मानिए और अपने उद्गार इस पर व्यक्त कीजिए। इतना मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। कोई है अगर है कोई तो? सवाल हो, कोई प्रश्न हो आपके परिचय के साथ में?